हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे क्या चैनल इंडिया एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एग्रोनॉमी की क्लास का। और अगर आप IBPS AFO की तैयारी, UP AGTA 2026 की तैयारी, LT ग्रेड की तैयारी, एग्रोनॉमी के नेट और राजस्थान WO तरह राजस्थान सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें एग्रोनॉमी की हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। और यहाँ से जो आपके क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। और MP में जो MP टेट एग्ज़ाम होने वाला है तो उन बच्चों के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को। हम पढ़ रहे थे धान की फसल। हम इसके पहले बहुत सारे इसके टॉपिक पढ़ चुके हैं धान के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्लाइमेट, धान की क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ही मैंने लिखे हैं क्लाइमेट में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि धान कैसा पौधा होता है, C3 पौधा होता है, यानी कि C3 प्लांट होता है। शॉर्ट डे प्लांट होता है, यानी कि अल्पदीप्तिकालीन पौधा होता है। क्यों अल्पदीप्तिकालीन इसके कहा जाता है? क्योंकि ये खरीफ में ग्रो किया जाता है। और जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है कि जो बीज बनते हैं या इनके जो दाने होते हैं जिससे हमें इकोनॉमिक यील्ड मिलती है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? शॉर्ट डे की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो क्लाइमेट कैसी होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि गर्म और आर्द्र या नम जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्परेचर की, यानी कि तापक्रम, इसके लिए कितना चाहिए होता है? तो तापक्रम की अगर हम बात करते हैं जब, तो यहाँ पे जो जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कुछ हमने इंपॉर्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो जर्मिनेशन यानी कि जो अंकुरण के समय तापक्रम कितना आवश्यकता होता है, तो वो है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर हम बात करें यानी कि फ्लावरिंग यानी कि पुष्पन के समय कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है, तो वो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैच्योरिटी की अगर हम बात करें यानी परिपक्वता के समय, यानी कि जब फसल आपकी पकती है तो उस समय कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है, तो वो है आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाता है एग्जाम में कि इसकी मैच्योरिटी के लिए टेम्परेचर कितना होता है, या इसके जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना होता है, या इसकी फ्लावरिंग के लिए टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें इसकी सॉइल की, यानी कि मृदा कैसी इसके लिए चाहिए होती है, तो गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि अच्छी जल संग्रहण क्षमता वाली यहाँ पे मृदा होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि धान की फसल के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए जो मृदा होनी चाहिए वो गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब उसमें जल को ग्रहण करने की या संग्रहण करने की क्षमता क्या होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्ले एंड क्ले लॉम सॉइल यहाँ पे आवश्यक होती है। मतलब जो मृदा है वो कैसी होनी चाहिए? क्ले होनी चाहिए। मृदाएं क्या होती हैं? क्ले होती है, लॉम होती है, क्ले लॉम होती है, सिल्ट होती है। तो क्ले और क्ले लॉम, क्ले मृदा क्यों? क्योंकि क्ले मृदा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसके लिए कैसी क्ले मृदा यहाँ पे होनी चाहिए। आगे हम बात करें यहाँ पे एसिड सॉइल, इसके लिए क्या होती है? सुटेबल होती है, यानी कि जो अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा इसके लिए क्या होती है? सुटेबल होती है। अम्लीय मृदा क्यों सुटेबल होती है? क्योंकि जो अम्लीय मृदाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि इनका जो pH मान होता है वो ऑलरेडी कम होता है, जो राइस के लिए क्या होता है? अच्छा माना जाता है। और अम्लीय मृदाएं क्या होती हैं? जिन मृदाओं में पानी भरा रहता है, उन मृदाओं में क्या होता है? पानी भरे रहने के कारण वो मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं, या उसमें कुछ ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अम्लीय मृदाएं होती हैं वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है pH मान कितना, 4 से 6 pH मान वाली जो मृदाएं होती हैं वो इसके लिए क्या होती हैं? उपयुक्त होती हैं। इसके बीच में अगर 5.5 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, कोई भी यहाँ पे pH आ सकता है, तो इस रेंज के बीच में होना चाहिए, वो आपकी मृदाएं क्या होंगी? राइस की कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त होंगी। अब आपको दो चीज़ें समझना है यहाँ पे, दो चीज़ें क्या समझना है? एक होती है लो लैंड राइस, यानी कि जब हम निचली भूमि में जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पे धान उगाते हैं, धान का कल्टीवेशन करते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्या? लो लैंड राइस। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों को पता नहीं होता है कि धान को हम दो प्रकार से उगा सकते हैं। एक तो होता है लो लैंड राइस, एक होता है अप लैंड राइस। मतलब जब हम पानी भरे खेत में धान को उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं लो लैंड राइस, यानी कि निचली भूमि धान। और जब हम ऊपर बिना पानी भरे खेत में डायरेक्ट सीडेड करके, जैसे हमने कुछ वैरायटी भी यहाँ पे पढ़ी है, एरोबिक वैरायटी या डायरेक्ट सीडेड वाली, तो उनको हम अपलैंड राइस कल्टीवेशन में उगाते हैं। तो जो लो लैंड राइस होता है इसे कैसे डिफाइन किया गया है कि जो राइस ग्रो इनके फ्लडेड मतलब जहाँ बाढ़ की स्थिति में, पडल्ड मतलब जो कीचड़ वाली भूमि होती हैं, या कीचड़ बना के फिर उनको तैयार किया जाता है,
सैचुरेटेड सॉइल यानी कि संतृप्त मृदा, पानी से पूरी तरह क्या होनी चाहिए, संतृप्त होनी चाहिए। और इसमें होता क्या है, ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग फ्रॉम अ नर्सरी। और इसमें क्या होता है, नर्सरी में पहले ही आप पौधे तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसको स्थानांतरित किया जाता है मुख्य खेत में, यानी कि जो अपनी मेन फील्ड होती है वहाँ पे स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग यानी कि जो आपकी सीडलिंग है, पौध है, वो कहाँ से, नर्सरी से लाकर उसको क्या मुख्य खेत में क्या रोपण किया गया है। ऐसा हम क्यों करते हैं, तो इससे क्या होता है, इट फेसेस लेस बीट प्रॉब्लम। और ऐसा करने से क्या होता है, हमारे जो क्या राइस की कल्टीवेशन में क्या होता है, बीट की बहुत कम यहाँ पे समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, किसके कंपेयर, अपलैंड राइस की, अपलैंड राइस से जब इसकी क्या तुलना करते हैं कि जो आपका क्या लो लैंड होता है उसमें क्या बीट की प्रॉब्लम कब देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, जनरली ईल्ड हायर, और जो इसकी ईल्ड होती है, मतलब जो उपज होती है वो भी क्या ज़्यादा होती है। क्यों होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन फ्लडेड कंडीशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हायर ईल्ड यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि इसको पर्याप्त क्या पानी मिल जाता है, पर्याप्त इसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। ठीक है, फ्लडेड कंडीशन में, इसलिए यहाँ पे जो होती है उपज अपनी अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ये पूरी सीरीज़ क्या चलाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप लोग अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और क्या शेयर करें। इससे मुझे थोड़ा सा क्या मोटिवेशन मिलता है, बाकी इससे मुझे ये नहीं है कि कुछ यहाँ पे आपसे मैं कुछ क्या ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आगे के टॉपिक। हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है पडलिंग। अभी हमने जो क्या पढ़ा ना, यहाँ पे क्या अपलैंड राइस और लो लैंड राइस। अब यहाँ पे जो क्या पडलिंग, पडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या वेट टिलेज यानी कि गीली जुताई कहते हैं। जैसे अभी हम जुताई करते हैं वो हम क्या सूखे खेतों में ऐसे ही हम क्या जुताई कर देते हैं, लेकिन जो राइस की फील्ड होती है इसमें हम कैसे करते हैं, तो इसे हमें जो पडलिंग होती है यानी कि जिसे हम क्या गीली जुताई करते हैं, क्या होता है इसमें, तो टिलेज और ऑपरेशन कैरिड आउट इन स्टैंडिंग वाटर इज कॉल्ड पडलिंग। मतलब पानी भरे खेत में जब हम क्या जुताई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पडलिंग कहते हैं, यानी कि गीली जुताई कहते हैं, यानी कि वेट टिलेज कहते हैं। कैसे और क्यों करते हैं, तो इसमें होता क्या है, टू क्रिएट सॉफ्ट मडी सीड बेड फॉर राइस, यानी कि हमें सॉफ्ट मडी सीड बेड फॉर राइस, मुलायम कीचड़नुमा और आपका बीज क्यारी तैयार करना होती है। किसके लिए, राइस यानी कि धान के खेत के लिए। कैसी, सॉफ्ट मडी और सीड बेड फॉर राइस के लिए। और इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा हम करते क्यों हैं, तो इससे क्या होता है, इम्परवियस लेयर टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय डीप परकुलेशन। इससे क्या होता है, एक आभेद परत बन जाती है जो क्या करती है, अंतःस्रावण द्वारा होने वाली पानी की क्षति को क्या करती है, रोकती है। और जो अपना पानी होता है वो खेत में क्या होता है, खड़ा रहता है। कितना खड़ा रहता है, तो 5 से 10 सेंटीमीटर जो पानी होता है, इतना पानी अगर खेत में खड़ा है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या पडलिंग करते हैं। जिससे क्या होता है, रिपीटेड क्या प्लगिंग यहाँ पे क्या की जाती है, स्टैंडिंग वाटर में। जब तक कि अपनी जो भूमि है वो सॉफ्ट और क्या मडी नहीं हो जाती है, तब तक हम यहाँ पे ये पडलिंग क्या करते रहते हैं। पडलिंग में बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है सॉइल के स्ट्रक्चर को, और सेपरेट कर दिया जाता है यहाँ पे सॉइल के जो आपका टेक्सचर है, सॉइल के जो क्या पार्टिकल होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक है, तो इन सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पडलिंग कहते हैं। और पडलिंग क्यों की जाती है, ताकि पानी आपका खेत में क्या है, खड़ा रहे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बीड इन्फेस्टेशन होता है वो भी क्या है, कम हो जाता है, और वाटर का लॉसेस भी यहाँ पे क्या नहीं होता है परकुलेशन के द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, सोविंग राइस की। सोविंग यानी कि बुवाई के समय। जनरली अगर हम देखें तो राइस जून से जुलाई यानी कि खरीफ सीजन में होती है। कैसी, जनरली की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रेनफॉल पे क्या डिपेंडेंट होती है। लेकिन कुछ और सीजन भी इसके होते हैं ग्रो करने के, जो स्टेट वाइज अलग अलग समय में हम इसको क्या ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या सोविंग की, तो सोविंग का एक पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं रो ओरिएंटेशन, यानी कि कतार अभिमुखीकरण। ठीक है, क्या होता है इसमें नॉर्थ साउथ के ओरिएंटेशन, नॉर्थ साउथ क्या होता है, अभिमुखीकरण होता है, यानी कि उत्तरी दक्षिणी होता है। इज ऑफन रिकमेंडेड फॉर रॉ क्रॉप बिकॉज इट अलाउ फॉर मोर सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन डो आउट द डे। क्या होता है, हम उत्तरी दक्षिणी ओरिएंटेशन, जनरली यहाँ पे जो कतार वाली क्या फसलें होती हैं, रॉ क्रॉप होती हैं, वहाँ पे हम उत्तरी दक्षिणी के ओरिएंटेशन वाला यहाँ पे क्या सोविंग करते हैं। क्यों करते हैं, अगर हम उत्तरी दक्षिणी करेंगे तो वहाँ पे क्या ज़्यादा प्रकाश पहुँचेगा, और जब ज़्यादा प्रकाश पहुँचेगा तो हमारी जो क्या फसल है वो अच्छी होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, ग्रोविंग सीजन की। ग्रोविंग सीजन का मतलब होता है उगाने का सही समय क्या है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3 सीजन होते हैं, औस, अमन
और कौन सा आपका बोरो। ये 3 सीज़न है धान के उगाने के, जिसमें जो आपका औस और जो अमन होता है इसे बेसिकली हम क्या है खरीफ धान में कंसिडर कर लिया जाता है। और जो अमन होता है वो लगभग कितना होता है 80% अमन में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, जो मेनली क्या होता है खरीफ में डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जो बोरो राइस होता है, बोरो राइस इसे हम क्या दलुआ राइस भी बोलते हैं, जो कहाँ उड़ीसा में सूखा है दलुआ भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या एस्पेक्ट, यानी कि एस्पेक्ट के अंदर सोविंग टाइम इसका क्या है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, रीजन कौन कौन से हैं और प्रोडक्टिविटी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे क्या है औस राइस, औस धान, जिसे हम क्या ऑटम भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका पतझड़ वाला होता है। एक होता है विंटर, जिसे हम क्या विंटर में हार्वेस्ट करते हैं, तो इसे विंटर राइस या अमन राइस भी इसे हम बोलते हैं। अगला होता है यहाँ पे क्या है बोरो या समर या स्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि इसे हम क्या मार्च अप्रैल में काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, इसलिए इसे हम समर और स्प्रिंग भी बोलते हैं और बोरो भी कहते हैं। और उड़ीसा में इसे हम क्या कहते हैं दलुआ राइस भी बोलते हैं, तो याद रखना है। अब सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे क्या है सोविंग टाइम, यानी कि बुवाई का समय। तो जो औस धान होती है, जो औस या ऑटम धान होती है, इसका जो बुवाई का सही समय होता है वो होता है मार्च अप्रैल में इसकी क्या बुवाई की जाती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो अमन राइस होता है, तो अमन की जो बुवाई की जाती है वो जून जुलाई में की जाती है, ठीक है, क्योंकि अमन से याद रखना है जून, जून इसमें भी ना है इसमें भी ना है, तो अमन से क्या है जून जुलाई में है। जो आपका बोरो है, बोरो का है नवंबर दिसंबर में, तो बोरो से याद रखना है आपको क्या नवंबर दिसंबर, बोरो इसमें ओ है, इसमें भी क्या है ओ है, तो बोरो कब की जाती है नवंबर दिसंबर में की जाती है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है आप याद करने का। अगर आपका दूसरा क्या मेथड है तो आप अपने मेथड से भी याद कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से क्या है मैं याद करता हूँ कि जैसे आपका क्या है जो अमन है यानी कि वो जून जुलाई में, बोरो यानी कि इसमें ओ है इसमें ओ है, यानी कि वो नवंबर दिसंबर में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हार्वेस्टिंग, अब अपन ने बुवाई तो कर दी है, लेकिन अपन उसकी कटाई भी तो करेंगे ताकि हमें जो उसका उत्पादन है वो प्राप्त हो सके, इसलिए तो हमने क्या फसल लगाई है। तो जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम है वो आपका अगस्त सितंबर में है, किसका आपका ओस का, यानी कि लगभग आपका 4 महीने, लगभग 4 महीने हर फसल यहाँ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लगभग क्या 4 महीने, क्योंकि जून जुलाई से लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में आपकी क्या कटने चली जाएगी ये फसल, तो लगभग 4 महीने की ये फसल होती है, ठीक है। तो जो इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो आपका नवंबर दिसंबर में होता है, और बोरो का जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो मार्च अप्रैल में होता है। और जब ये कटाई की जाती है उस समय इसकी क्या बुवाई की जाती है, ठीक है, किसकी औस अमन की। तो ये मार्च अप्रैल में क्या है कट रही है और इसकी क्या बुवाई हो रही है, ठीक है। इसकी कटाई जैसे हो रही है यहाँ पे क्या है अमन की कब नवंबर दिसंबर में, और इसकी उस समय क्या हो रही है बुवाई हो रही है, ठीक है। आगे आपको याद रखना है यहाँ पे क्या रीजन यानी कि क्षेत्र। जो औस धान होती है वो बेसिकली कहाँ पे असम में उगाई जाती है, और जो अमन धान होती है वो आपका क्या है इंटायर कंट्री यानी कि पूरे देश में लगभग इसी प्रकार की क्या है खेती की जाती है। और जो समर या बोरो या आपका स्प्रिंग जो धान होता है वो पश्चिम बंगाल में मेनली, बिहार में और उड़ीसा में, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो आपका बहुत ज़्यादा होती है यानी कि हाईएस्ट होती है। और जो अमन धान होता है इसकी क्या होती है मध्यम यानी कि मॉडरेट होती है। और जो आपका औस धान होता है तो इसकी कैसी होती है लोअर देन अमन एंड बोरो, यानी कि जो अमन और बोरो धान होती है इन दोनों से सबसे कम किसकी होती है, तो वो होती है आपका बोरो धान की होती है प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो उत्पादकता होती है पर यूनिट लैंड से जो उपज प्राप्त होती है तो वो सबसे कम कहाँ होती है, वो आपका औस धान में होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या राइस की 6वीं क्लास यानी कि एग्रोनॉमी की 6वीं क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और इसमें मैंने कोशिश की है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या छूटने ना पाए। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और आप अगर वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे क्या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।